आज रविवार था और सुबह के 11 बज चुके थे। आज दोनों भाई अमर और प्रेम घर ही थे। दोनों की पत्नियां मानवी और मधु रसोई में बर्तनों को पटकते हुए काम कर रही थी, जबकि उनके बच्चे मुंह फुलाए अपने अपने कमरों में बैठे हुए थे। आज सबका बाहर घूमने का प्रोग्राम था। सब लोग रिजॉर्ट जाने वाले थे। फिर दिन भर वहाँ मस्ती करने का प्रोग्राम था। लेकिन जब से सुना है कि प्रेम और अमर की छोटी बहन वंदना घर आ रही है, बस तब से सबके मुंह फूल गए। दोनों भाई आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर मधु रसोई में अपनी जेठानी मानवी के पास गई और उससे बोली, पूरा मूड ऑफ हो गया है भाभी। अच्छा खासा प्रोग्राम बना था घूमने का, लेकिन वंदना को भी आज ही आना था। उससे हमारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मानवी बोली, और नहीं तो क्या, उसे भी जरूर कहीं ना कहीं से खबर मिल गई होगी कि हमने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है। जरूर अपना हिस्सा लेने आ रही होगी। राम ही जाने, में तो भैया को इनसे कहते सुना कि वंदना आ रही है तो घर पर ही रहना, कोई जरूरी काम है उसे। पर आपकी बात सुनकर लग रहा है कि वो शायद इसीलिए ही आ रही है, और नहीं तो क्या। आजकल तो घोर कलयुग है। पहले तो फिर भी बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा छोड़ देती थी, लेकिन आजकल जैसे ही पिता की मृत्यु होती है, मुंह फाड़ने लग जाती है। देख लेना, इसलिए ही आ रही होगी। पिछले बार तो बोल नहीं पाई होगी। आखिर बाबूजी खत्म ही हुए थे और रिश्तेदार सब यही थे, लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी, मानवी ने कहा। पर एक बात समझ में नहीं आई दीदी, भला उसे कैसे पता चला कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी? हमने तो ये काम बहुत ही चोरी छुपे किया था। उसे तो बिल्कुल भनक नहीं लगने दी थी, मधु ने कहा। अरे लोगों से दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। जरूर किसी न किसी ने आग लगाई होगी। अब काम भी इतना चोरी छुपे गैर कानूनी तरीके से किया है। पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए देवर जी और ये दोनों परेशान है। देखते हैं अब क्या होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत नाराज होगी, गुस्सा होगी और चिल्लाएगी। इसके अलावा वो क्या कर सकती है? दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़े खड़े पंचायत कर ही रही थी। इधर दोनों भाई भी थोड़े परेशान थे कि आखिर कैसे अपनी बहन वंदना को संभालेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही प्रेम और अमर के पिता की मृत्यु हुई थी। माँ तो बहुत पहले ही दुनिया से कुछ कर चुकी थी। पिता अपने पीछे अच्छी खासी संपत्ति छोड़ कर गए थे। एक बड़ा सा घर था जिसमें दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। काफी सारे गहने थे और इसके अलावा एक पुश्तैनी जमीन भी थी। उनकी एक बेटी भी थी वंदना, जिसका विवाह हो चुका था। वो अपने पति और परिवार के साथ अपने ससुराल में खुश थी। पिता अपने अंतिम समय में वंदना के पास ही थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। भाभीियों के पास तो आए दिन कोई न कोई बहाना होता था, और सबसे बड़ा बहाना तो ये था कि भला ससुर की सेवा कैसे करे, उन्हें अपने हाथों से कैसे खिलाए पिलाए। भाइयों के पास इतना वक्त नहीं होता था। वो तो सुबह के गए रात को आते थे, और हर सप्ताह घूमने फिरने जाने वाले इन लोगों के पास नौकर रखने के जितने पैसे नहीं थे। आखिर अपने पिता की हालत देखकर वंदना उन्हें अपने साथ ले गई थी। उसके पति और ससुर को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। खैर, जब कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हुई तो उनके शव को दोनों भाई अपने घर ले आए और वहीं से सारा क्रियाकर्म किया गया। कहीं बहन अपना हिस्सा न मांग ले, इसलिए दोनों भाइयों ने कहा था कि हम अभी प्रॉपर्टी में कोई बंटवारा नहीं करना चाहते। खैर, वंदना ने भी यही सोच रखा था कि उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आखिर पिता के जीते जी जिन भाइयों ने कभी याद नहीं किया भला वो पिता के जाने के बाद क्या व्यवहार निभाएंगे, और फिर उसके पास क्या कमी है जो वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे। जितनी उसके पति और ससुर की कमाई थी उसमें उनका गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। उसके हर निर्णय में उसके ससुर और पति साथ थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वंदना आज अपने मायके आ रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भैया के जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी, देखो वंदना, तुम्हें प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिलेगा। इसकी कोई उम्मीद मत करना। माता पिता की प्रॉपर्टी पर भाइयों का अधिकार ही होता है। आखिर उनके सारे कर्जे हम चुका रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी हमारा ही हक होगा। उनकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गए। ए क्या कह रहे हो भैया? पहली बात तो जहाँ तक मुझे याद है पापा के नाम पर कोई कर्जा नहीं था, और दूसरी बात अगर कोई कर्जा है भी तो मुझे बताइए, मैं भी बराबर योगदान दूंगी कर्जा चुकाने में, पर मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। वंदना ने कहा, अरे अब कौन सा कर्जा, सारे कर्जे तो हमने चुका दिए, तो अब क्या फायदा? एक बात बताओ, क्या हिस्सा इतना जरूरी हो गया है कि उसके लिए अपना
अपना मायका छोड़ दोगी? कल को आपके बच्चों की शादी होगी तो भात कौन भरेगा? हम लोग ही ना। अब की बार मानवी ने कहा, माफ करना भाभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आपका भात, आप ही रखिए अपना भात। मैं अपने भात का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। वंदना ने पलट कर जवाब दिया, हे भगवान, देखो तो कितना लालच भरा है इसमें। प्रॉपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भाभीियों के सामने हो गए। छोटे भाई ने कहा, भैया मुझ में लालच भरा हुआ है, ये आप कह रहे हो? ओ लोग जो झूठ दस्तावेजों पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं, ओ लोग ये बात कह रहे हैं, कितने शर्म की बात है। अचानक वंदना ने कहा तो सबकी बोलती बंद हो गई। आखिर वंदना को कैसे पता चला? इतने में अमर ने हकलाकर कहा, क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे लोग तुझे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है ना, उसी की आवाज हकलाने लगती है। शर्म नहीं आई आप लोगों को? मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर पुश्तैनी जमीन बेच कर आ गए। जब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था तब याद नहीं आया था कि इसी मरी हुई बहन के यहाँ भात भी भरना है? वंदना ने कहा तो काफी देर तक किसी से कुछ कहते ही नहीं बना, लेकिन तब मधु ने बेशर्मी से कहा, अरे तुम्हारे भैया नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कहती हूँ तुम्हें तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की लग रही है। तुम्हें हिस्सा देकर करे क्या? ये हिस्सा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा। कल को तुम्हारे बच्चों की शादी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा तो उसका खर्चा अलग। बस भाभी, बहुत बोल लिया आप लोगों ने। आज तक बर्दाश्त ही करती रही, पर अब मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो चाहिए। रही बात तुम्हारे भात के खर्चों की तो भरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने नकली दस्तावेज बनवा कर रही सही कसर भी पूरी कर ली। अरे इज्जत से कह देती कि मुझे आपको जमीन बेचनी है, मैं आकर साइन कर जाती, लेकिन नहीं, मन में तो मेल भरा हुआ है आप लोगों के, जो मुझे जीते जी ही मार दिया। आज तक कुछ न बोलने वाली वंदना का इस तरह का रुख देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। इतना तो सबको समझ में आ चुका था कि अब चुप रहने वाली नहीं। तभी घर के बाहर पुलिस खड़ी देखकर भाइयों के चेहरे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। वंदना, तूने पुलिस बुला ली? बहन, हम तेरे भाई हैं, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच। लोग क्या कहेंगे? अमर वंदना के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, ये तो मेरा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर प्रॉपर्टी बेचने से पहले ही सोचना चाहिए था। तब क्या मैं तुम लोगों की बहन नहीं थी? रिश्तों को शर्मसार तो आप लोग कर रहे हो। याद रखिए, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है। आखिर दोनों भाई भाभी वंदना के पैरों में गिर पड़े। इतना तो वो लोग भी जानते थे कि अगर वंदना ने कानून का सहारा लिया तो उसे हिस्सा तो बराबर का ही मिलेगा। साथ ही साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने पर दोनों भाइयों को जेल तक हो सकती है। इसलिए वो लोग अपने बच्चों की दुहाई देते हुए वंदना से माफी मांगने लगे। उस समय तो वंदना ने कुछ नहीं कहा। आखिर इस फ्रॉड के कारण दोनों भाइयों को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन 2 दिन बाद जब भाभी उसके ससुराल आकर उसके पैरों में गिर पड़ी, आखिर उन लोगों को गिड़गिड़ाते देखकर अपने पति के कहने पर वंदना ने अपनी शिकायत वापस ले ली। कुछ दिनों बाद काफी मनमुटाव के बाद वंदना को उनका हिस्सा दे दिया गया, लेकिन अब बोलचाल व्यवहार पूरी तरह से खत्म था। लेकिन वंदना को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।